पीआईसी सिप्टी की कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, आपका गणित विषय की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम विरोधाभास विधि द्वारा संख्याओं की अपरमेयता सिद्ध करना सीखेंगे। हमारे पहले उदाहरण में हमें सिद्ध करना है कि वर्गमूल 3 एक अपरमेय संख्या है। विरोधाभास विधि द्वारा इस प्रश्न को हल करते समय हम सबसे पहले इस अपरमेय संख्या वर्गमूल 3 को एक परमेय संख्या मान लेंगे। उसके पश्चात हम इस संख्या पर परमेय संख्याओं के गुणों को लागू करके देखेंगे। अब चूंकि यह वर्गमूल 3 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है, इसलिए यह परमेय संख्या के गुणों को संतुष्ट नहीं कर पाएगी। और जब यह परमेय संख्या के गुणों को संतुष्ट नहीं कर पाएगी तो इसका अर्थ यह होगा कि हमने जो इसे शुरुआत में परमेय माना था वह गलत किया था, ठीक है। यानी हमारी जो कल्पना थी कि यह एक परमेय संख्या है, वह कल्पना क्या हो गई, गलत हो जाएगी। और ऐसा करने से यह सिद्ध हो जाएगा कि यह परमेय नहीं है बल्कि क्या है, एक अपरमेय संख्या। तो आइए देखते हैं इसे हम किस प्रकार हल करेंगे। सबसे पहले हमें जो सिद्ध करना है हम उसका उल्टा मान ले रहे हैं, अर्थात हमें वर्गमूल 3 को अपरमेय सिद्ध करना है, इसलिए हम इसका उल्टा मान लेंगे। यानी हम मान लेंगे कि वर्गमूल 3 क्या है, एक परमेय संख्या है। तो माना वर्गमूल 3 एक परमेय संख्या है, ठीक है। यानी जो सिद्ध करना है उसका हमने उल्टा मान लिया। यही विरोधाभास विधि का पहला गुण है कि हम सबसे पहले जो सिद्ध करना है उसका उल्टा मान लेंगे। अब हमने इस वर्गमूल 3 को एक परमेय संख्या मान लिया है। अब हम जानते हैं कि परमेय संख्या क्या होती हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां क्या होता है, p और q पूर्णांक होते हैं और q अशून्य होता है, यानी 0 के बराबर नहीं होता है। तो अब हम इसको भी वर्गमूल 3 को एक परमेय संख्या मान चुके हैं। इसका मतलब ये किसके बराबर होगी, p बटा q के। तो हम लिखेंगे अतः, यानी या इसलिए वर्गमूल 3 को हम क्या मान सकते हैं, हमने इसे परमेय मान लिया, इसलिए वर्गमूल 3 का मान हमने मान लिया क्या, p बटा, माना वर्गमूल 3 बराबर है p बटा q, जहां p व q परस्पर सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा q जो है वो अशून्य है, यानी यह 0 के बराबर नहीं है। सहभाज्य पूर्णांक का अर्थ भी हमने समझा था। सहभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं, जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, ठीक है। तो हमने वर्गमूल 3 को परमेय संख्या माना था। इसके आधार पे फिर हमने मान लिया कि वर्गमूल 3 का मान किसके बराबर है, p बटा q के, क्योंकि हम जानते हैं परमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। इसे हमने मान लिया समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, इसका वर्ग करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम वर्ग कर देंगे, ठीक है। वर्ग करेंगे तो वर्गमूल 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, वर्गमूल 3 का वर्ग चलिए अभी निकाल के देखते हैं। ये हो जाएगा p बटा q का वर्ग। अब वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे तो वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, यानी ये हो जाएगा वर्गमूल का 9, यानी ये हल होके आ जाएगा कितना, 3, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर अंश और हर, देखिए आप, जो भिन्न है, भिन्न के बाहर घात लगी हुई है, इसलिए जो घात है वो अंश के ऊपर भी आ जाएगी और हर के ऊपर भी आ जाएगी, ठीक है। अब यदि हम इसका पक्षांतरण करके लिखें तो क्या हो सकता है, क्यू स्क्वायर जो है इसको हम गुणा करके लिख सकते हैं, 3 गुणा क्यू स्क्वायर। ये जो क्यू स्क्वायर इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, बाएं पक्ष में जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, पी स्क्वायर। और अब हम इसे सीधा करके लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बराबर 3 गुणा क्यू स्क्वायर। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, जब हम इस पी स्क्वायर को देख रहे हैं तो इसके पी स्क्वायर के गुणनखंडों में एक तो 3 आ रहा है और एक क्यू स्क्वायर आ रहा है। और 3 चूंकि इस पी स्क्वायर के गुणनखंड में शामिल है, पी स्क्वायर के गुणनखंडी तो है ये 3 गुणा क्यू स्क्वायर, एक तरह से देखे तो 3 चूंकि इस पी स्क्वायर के गुणनखंड में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो पी स्क्वायर है वह 3 से विभाज्य होगा। इसको एक रफ पे उदाहरण की सहायता से हम समझ सकते हैं। अब जो 15 है, 15 के गुणनखंड क्या होते हैं, 3 गुणा 5 होते हैं, ठीक है। 15 के गुणनखंड में 3 आता है ना, तो ये जो 3 है, देखो इसे काट भी तो देता है ना। क्योंकि 15 के गुणनखंड में 3 आता है, इसलिए 15 जो है वो 3 से विभाजित हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार पी स्क्वायर के गुणनखंड में भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि पी स्क्वायर जो होगा वह 3 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। मतलब ये हुआ कि ये पी स्क्वायर जो है, क्योंकि इसके गुणनखंड में 3 शामिल है, इसलिए पी स्क्वायर 3 से कट जाएगा, ठीक है। और हमने एक प्रमेय पढ़ी थी कि जब किसी संख्या, किसी भी पूर्णांक, धन पूर्णांक का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से कटता है तो वह संख्या भी क्या होती है, उसी अभाज्य संख्या से कट जाती है,
ठीक है। अब पी स्क्वायर 3 से कट रहा है, इसका मतलब है कि ये जो पी होगा पूर्णांक, वह भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। फिर से देखें, क्योंकि यह पी वर्ग 3 से विभाजित हो जा रहा था, ठीक है, क्योंकि पी स्क्वायर का मान कितना था, 3 गुणा क्यू स्क्वायर, इसका मतलब पी स्क्वायर जो है वो 3 से कट जाएगा। अब जब वर्ग कट जाएगा तो वह संख्या भी, जब किसी संख्या का वर्ग कट जा रहा है 3 से, इसका मतलब वह संख्या भी 3 से कट जाएगी, अर्थात वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। ठीक है। अब पी जो है वो 3 से कट जा रहा है, ठीक है। कोई संख्या दूसरी संख्या से अगर कट जाती है तो इसका मतलब उस संख्या के गुणनखंड अगर हम लिखें तो उसमें वह काटने वाली संख्या जरूर होती है। जैसा यहीं देखा हमने, 15 जो थी वो 3 से कट जा रही थी, इसलिए 15 के गुणनखंडों में देखो 3 जरूर आ रहा है। ऐसे ही अगर आप देखें तो 16 जो है वो 2 से कट जाता है, कटता नहीं कटता 16 2 से, इसलिए अगर आप 16 के गुणनखंड करके देखें तो उसमें देखो 2 आता है, पता नहीं आता 2 की, वैसे तो 4 घातें आती, मतलब 2 आता ही आता है उसमें, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो 14 जो है वो 2 से कट जाता है। क्यों कटता है? क्योंकि 14 के गुणनखंड में 2 आता है, ठीक है। इसी प्रकार से 14 जो है वो 7 से भी कट जाता है। क्यों? क्योंकि 14 के गुणनखंड में 7 भी सम्मिलित होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो P है वो 3 से विभाजित हो जा रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम P के गुणनखंड लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 3 गुणा कोई भी संख्या साथ में आ जाएगी, कोई भी पूर्ण धनात्मक पूर्णांक और भी कोई आ जाएगा साथ में। तो हम मान लेंगे कि अब चूंकि P 3 से कट जा रहा है, इसलिए P का मान लिया हमने, P बराबर है 3 गुणा A, ठीक है। यहाँ इस लाइन को समझिए, P जो है वो 3 से कट जा रहा है, इसका मतलब P के गुणनखंड में 3 आएगा। और हमने मान लिया कि P के गुणनखंड इस प्रकार लिखे गए हैं, P बराबर 3 गुणा A, जहां A क्या है, A कोई धन पूर्णांक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका भी वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो वर्ग हम पुनः करेंगे, तो वर्ग करने पे हमें क्या हासिल होगा, पी स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग आ गया 9 गुणा ए का वर्ग ए की घात 2, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब एक बार हम अपनी समीकरण नंबर 2 और 3 को देखते हैं। समीकरण नंबर 2 यह कहती है कि पी स्क्वायर का मान है 3 गुणा क्यू स्क्वायर, और अभी हमने समीकरण 3 ज्ञात की, वह यह कहती है कि पी स्क्वायर का मान है 9 गुणा ए स्क्वायर। अब इन दोनों समीकरणों को देखिए, ये दोनों समीकरणें पी स्क्वायर के मान को ही बता रही हैं। अब चूंकि इनके बाएं पक्ष बराबर है इन समीकरणों के लिए, इसलिए इनके दाएं पक्ष भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसलिए समीकरण 2 और 3 की तुलना करने पर समीकरण 2 कहती है कि पी स्क्वायर है 3 गुणा क्यू स्क्वायर, समीकरण 3 कहती है कि पी स्क्वायर का मान है 9 गुणा ए स्क्वायर। तो हम इन दोनों समीकरणों से पी स्क्वायर के मान की तुलना कर देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3 गुणा क्यू स्क्वायर बराबर 9 गुणा ए स्क्वायर। हमने क्या की, पी स्क्वायर के मान की तुलना, ठीक है। जब हमने ये तुलना कर दी तो अब अगले चरण में हम इस क्यू स्क्वायर को यहीं छोड़ते हैं और ये 3 जो है उसे दूसरी तरफ ले जाते हैं। 9 गुणा ए स्क्वायर वैसा ही है, बटे में कितना आ गया, 3 आ गया। अब ये जो क्यू वर्ग है या क्यू स्क्वायर है, इसका मान हो जाएगा 3 से अगर हमने काटा तो 3 गुणा कितना आ गया, ए स्क्वायर। 3 से 9 को काट दिया, 3 3 9, ठीक है। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 4, ठीक। अब हमने देखा कि ये जो क्यू वर्ग है या जो क्यू स्क्वायर है, इसके मान में इसके जो गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं वो हो रहे हैं 3 गुणा ए स्क्वायर, यानी जो क्यू स्क्वायर है उसके गुणनखंड में भी क्या शामिल है, 3, ठीक है। क्यू स्क्वायर के गुणनखंड में 3 आ रहा है, इसका मतलब गुणनखंड में आ रहा है, तो इसका मतलब ये अगर चाहे तो 3 क्या कर सकता है, इसे विभाजित कर सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या के गुणनखंड में आती है तो वह उसे निश्चित रूप से काट देती है, ठीक है। जैसे हम देखें तो 20 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा कितना आता है, 5 आता है। अब देखिए 5 जो है वो 20 के गुणनखंड में शामिल है, और अगर हम चाहें तो 5 से काट भी सकते हैं 20 को, 5 चौका 20। अब 3 नहीं आ रहा है इसके गुणनखंड में 20 के, इसलिए 3 देखो 20 को नहीं काट पाता है। तो जो संख्या गुणनखंड में शामिल होती है वही संख्या काट सकती है किसी दूसरी संख्या को। तो क्यू स्क्वायर के गुणनखंड में 3 आ रहा है, इसका मतलब क्यू स्क्वायर जो है वह 3 से कट जाएगा। तो हम लिखेंगे क्यू स्क्वायर 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। क्यों? क्योंकि इसके गुणनखंड में 3 आ रहा है, क्यू स्क्वायर के गुणनखंड में 3 आ रहा है।
अब हम जानते हैं क्योंकि ये क्यू स्क्वायर कट जा रहा है, इसका मतलब जो अकेला क्यू होगा वह भी 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। ठीक है, अब हमने देख लिया कि जो हमारा क्यू है वह भी 3 से क्या हो जाएगा, विभाज्य होगा। इसी प्रश्न में हमने देखा था कि जो P था वह 3 से विभाज्य था, तथा अब हम यह देख रहे हैं कि जो Q है वह भी 3 से विभाजित हो जा रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि P तथा Q ये दोनों ही 3 से विभाजित हो जाएंगी। P तथा Q दोनों 3 से विभाज्य हैं, यानी दोनों 3 से विभाजित हो जाएंगे। परंतु हमने यह शुरुआत में माना था कि P तथा Q दोनों क्या है, परस्पर सहभाज्य पूर्णांक है, यानी इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। परंतु यहां तो हम यह देख रहे हैं कि P तथा Q दोनों क्या हो रहे हैं, 3 से विभाजित हो जा रहे हैं। हमारी आरंभिक परिकल्पना के अनुसार P तथा Q दोनों सहभाज्य पूर्णांक थे, दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए था, या दूसरे शब्दों में कहें कि दोनों किसी एक संख्या से नहीं कटने चाहिए थे। परंतु यहां हम देख रहे हैं कि दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, 3 से कट जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि जो हमारी परिकल्पना थी वह वास्तव में गलत हो गई है, यानी कि यह जो संख्या वर्गमूल 3 थी वह परमेय संख्या के गुणों का पालन नहीं कर रही है। इस प्रकार यह संख्या क्या हो गई, हमारी अपरमेय संख्या सिद्ध हुई। अब इसे हम लिखेंगे किस प्रकार। हमने देखा कि P तथा Q दोनों क्या है, 3 से विभाज्य हैं, परंतु P तथा Q परस्पर सह अभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है, P तथा Q परस्पर किस प्रकार के पूर्णांक थे, सहभाज्य पूर्णांक। हमने शुरुआत में ही इसको मान लिया था। अतः जो हमारी संख्या थी, अतः हमारी जो संख्या है वर्गमूल 3 परमेय संख्याओं के गुणों का पालन नहीं करती है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है, तथा वर्गमूल 3 जो हमने शुरुआत में संख्या ली थी एक परमेय संख्या नहीं है, तथा वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार यह सिद्ध हो गया।